एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में जो त्रासदी है, जो दैवीय आपदा है, और जिस तरह से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान जिस तरह से लोगों की जान बचा रहे हैं। तमाम देशवासी सिर्फ कह रहे हैं कि हम उनके जज्बों का सलाम करते हैं और हम भी उसमें शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही जो रिलीफ, जो रेस्क्यू के लिए अब भी लोग जिनका जो इंतज़ार में हैं, उन तक पहुंचने में भी कई कठिनाइयां हैं। कई ऐसे जगह हैं और कुछ प्राथमिकताओं को तय करने की भी ज़रूरत है। पर्यावरणविद हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ। आप बताएं अरुण जी की जो प्राथमिकताएं इस तरह के जो डिजास्टर होते हैं उसके लिए जो प्राथमिकताएं हैं, उसके हिसाब से हमारे काम तो हो रहे हैं। जो दिख रहा है, जिस तरह 90,000 1 लाख लोगों को निकाला गया है, कम बड़ी बात नहीं है। खास करके जबकि मौसम का मिजाज जिस तरह का हो, लगातार बारिश हो, आज भी बादल फटे हैं, आज भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो ऐसे में इसके बावजूद भी किस तरह की प्राथमिकताओं को लगता है कि इस समय सरकार को, प्रशासन को, जब भी आप प्लान करते हैं रेस्क्यू रिलीफ किसी भी आपदा को लेकर का, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। उसमें हमेशा प्रायोरिटाइज किया जाता है सबसे पहले औरतों और बच्चों को। औरतों बच्चों की क्या समस्या है, उनको क्या चाहिए, उसको एकदम प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो लोग घायल हैं, इंजर्ड हैं, या उनको फर्स्ट एड चाहिए, या तो ये सारी चीज़ पर द फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। और जितने वहाँ के मर्द लोग हैं उन लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये 3 जो कैटेगरी के लोग हैं, बच्चे, औरतें और जो इंजर्ड लोग हैं, इनको वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी देकर के या तो इवैक्यूएट किया जाए और या उन तक साधन पहुँचाया जाए। अब देखिए, हम लोग के पास जो लिस्ट आई है, इसमें पहला प्रायोरिटी पर है कि खाना और दूध बच्चों के लिए चाहिए जी। तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। और जो आइसोलेटेड विलेजेस हैं, जो कट गए हैं, चाहे कहीं सड़क नहीं है, वहाँ आप एयर ड्रॉपिंग भी कर सकते हैं इसकी। आजकल अच्छे पैकेट्स बनते हैं, वो गिरेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे, आप उसको ड्रॉप कर दीजिए वहाँ से। एक तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जितने घर बहे हैं, अब उनके पास खाना पकाने का और खाने का कुछ नहीं है, बचा हुआ है। तो उन्होंने नंबर 2 रिक्वेस्ट किया है कि हमें आप खाना बनाने का बर्तन, स्टोव और केरोसिन, ये तीनों चीज़ को हमें दिलवाइए। ये भी एयर ड्रॉप हो सकता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, ये लोग मांगे हैं फर्स्ट एड और मेडिसिन इंक्लूडिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स। इसलिए बहुत बेसिक चीज़ है, इसका पूरा किट भी आप गिरा सकते हैं वहाँ पर, ताकि लोग अपना बेसिक फर्स्ट एड का उपाय कर सकें। उसमें भी कई छोटे मोटे जो लोग घायल लोग हैं, उनका तो फर्स्ट एड वहीं हो सकता है, ठीक है। बट लेकिन ये 3 अगर प्रायोरिटीज़ को भी हम ले लेते हैं शुरू में, तो बहुत से लोग को हम वहाँ पर बचा सकते हैं। उसके बाद जो और भी लंबी लिस्ट है, वो उन्होंने भी कहा था, जो जैसे रेणु ठाकुर ने, शेल्टर आइटम्स है। देखिए, घर बह चुके हैं, तो वहाँ पर टेंट, किराना, कैनवस शीट, टारपोलिन, ये तीनों प्रायोरिटी आइटम्स हैं। और ख़ास करके ये जितने जगह ऊपर के इलाके में घर बहे हैं, घर टूटे हैं, और निचले नदी के आसपास के जो घर बह गए, वो सब लोग जंगल में हैं अभी, वहाँ पर आप एयर ड्रॉपिंग कर सकते हैं इसको प्रायोरिटी बेसिस पे। और उस शेल्टर सपोर्ट है, और हाइजीन सैनिटेशन किट है, इसमें साबुन है, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, टूथब्रश, ये सब उतने इंपॉर्टेंट आइटम्स नहीं है, लेकिन इनको मांगा क्या, क्योंकि कुछ नहीं है उनके पास जी। सारी चीज़ें मांगे। यहाँ तक कि हम लोग जब 19 को बात कर रहे थे उस इलाके में, तो निचली गांव के लोग बता रहे थे कि हम लोगों ने गैस सिलेंडर और टेलीविज़न सेट्स को पानी में बहते हुए देखा है, और 1-2 नहीं, सैकड़ों। तो इसे आप लगा सकते हैं कि ऊपरी इलाके में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। बिल्कुल, ठीक है। डिस्ट्रक्शन तो लोगों ने इस तरह की तस्वीरें देखी है। शिल्पी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, चूंकि आप लगातार नजरें बनाए हुए हैं। जी। जो इस वक्त राहत पहुंचाने का काम है, रेस्क्यू का जो काम कर रहे हैं, वो एक तरफ है। राहत पहुंचाने की जो काम हो रहे हैं, जो सामान है, जो उसके लिए मटेरियल चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में देश के अन्य भागों से भी पहुंचा है। वहां पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मटेरियल की कोई कमी नहीं है। और हम लोग भी ऑलरेडी केरोसिन सप्लाई के लिए, एक्स्ट्रा सप्लाई के लिए भी केंद्र सरकार को दिया जा चुका है, सैंक्शन किया जा चुका है, दवाइयां भी पहुंच चुकी हैं। मेरे पास पूरा चार्ट है कौन से जिले में कितनी भेजी गई हैं। और छोटे चॉपर्स की व्यवस्था करी जा रही है, क्योंकि बड़े हेलीकॉप्टर लैंडिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है मौसम की खराबी के चलते। तो ये ऑलरेडी शुरू हो गया है, और जिसमें उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, हर्षिल और गौचर में
ऑलरेडी ये काम शुरू हो गया छोटे चॉपर के माध्यम से फूड पैकेट्स पहुंचाने का। इसके अलावा जो ऑलरेडी यमुनोत्री राजमार्ग शुरू हो चुका है और काफ़ी रोड्स हैं जो जिनको स्टार्ट करने की कोशिश करी जा रहे हैं। अभी जो बचे हुए लोग हैं उसमें ज़्यादातर लोकल लोग हैं और दूसरा मैंने कहा बद्रीनाथ है, क्योंकि बद्रीनाथ पे कोई उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, लोग वैसे फंसे हुए थे लेकिन लोग काफ़ी होटल्स में अपनी अपनी जगह पर थे, इसलिए लास्ट प्रायोरिटी पे था। लेकिन आई थिंक कल इवनिंग तक बद्रीनाथ भी पूरे लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जितने भी। अब लोकल लोगों के लिए डेफिनेटली प्रायोरिटी है और ऑलरेडी काम चल चुका है। 12 IAS ऑफिसर को इंचार्ज बना दिया है रिलीफ ऑपरेशंस का और ऑलरेडी सारे DMs को इंस्ट्रक्शन है कि जो जो रोड डैमेज हो गई हैं उसके लिए वेट ना करें, तुरंत अपने एस्टिमेट बनाएं और उसके लिए कार्रवाई शुरू कर दें। तभी बिकॉज सारा कम्युनिकेशन ट्रक जितने भी देहरादून में खड़े हैं तब तक नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर इलाकों में, जैसे बर्तन कंबल वगैरह वो सब हेलीकॉप्टर के माध्यम से ड्रॉप नहीं करा जा सकते हैं। तो अब हमारी इमीडिएट दूसरी टास्क है कि PWD के माध्यम से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें शुरू करा सकें, जिससे कि ये रिलीफ का जो सारा सामान आया हुआ है, बर्तन है, किचन के बर्तन है, वो सबको पता है ये चॉपर के माध्यम से संभव नहीं है, सिर्फ छोटी रोड्स बड़ी रोड्स के माध्यम से ही जाया जा सकता है। हाँ, छोटे व्हीकल अरेंज कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि छोटी जो टाटा सूमो और दूसरी गाड़ियां हैं उनको पहुंचाने के लिए, क्योंकि बड़े ट्रक उन सड़कों पर नहीं जा सकते हैं। तो ऑलरेडी इसमें काफी गंभीरता से प्रशासन ले रहा है और इसीलिए उन्होंने सब IAS ऑफिसर्स को इंचार्ज बना दिया पर्टिकुलर एरियाज का, जो नुकसान को इवैल्यूएट करें कि कितना नुकसान हुआ है, कितने भवन टूटे गए हैं, कितने होटल्स टूटे हैं, कितने सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है और उसका मरम्मत का और पुनर्निर्माण का कार्यवाही साथ साथ पैरेलली शुरू हो सके। जी, तो आपको लगता है कि जो सामान है राहत का वो पर्याप्त है, लेकिन अभी पहुंचने में थोड़ी दिक्कतें नहीं सकता इसलिए है, उसको स्टोर करना काफी, मुझे जो जानकारी मिली है कि हरिद्वार और देहरादून उनको स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि जब तक सड़कें ठीक नहीं होंगी वो उस राहत सामग्री नहीं पहुंची जा सकती। मैं बिल्कुल सहमत हूं श्रीवास्तव जी से, रेणु जी से, कि बर्तनों की भी जरूरत है, टेंट की भी जरूरत है। बल्कि मेरी बात चल रही है हमारे जो आपदा प्रबंधन मंत्री श्री यशपाल आर्या जी से, अगर जो बाहर के देशों में होता है जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जो टेम्पररी होम बन जाते हैं, 1 हफ्ते में खड़े हो जाते हैं, अगर इस तरीके का कुछ भी हो जाए तो इसके लिए भी जरूरत यही होगी कि कम से कम सड़कों से कनेक्टिविटी बढ़े, जिससे कि वो स्ट्रक्चर भी वहां तक पहुंच सके। जी दीप्ति, ये एक तमाम हमने देखा कि देश के चाहे वो समाज सेवी संगठन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे व्यापारी संघ हो, चाहे अन्य एक एक व्यक्ति देश का इस समय चाहता है कि जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इससे वहां तक उनको राहत पहुंचे, और लोग भारी मात्रा में सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन सहयोग जहां तक पहुंचना चाहिए वो अभी आपने खुद सुना कि वो पहुंच नहीं पा रहा है, चाहे मौसम के कारण हो, चाहे सड़क के कारण हो, चाहे अन्य के कारणों से। तो इस समय जो खास करके जो यूथ होते हैं, खास करके जो राजनीतिक कार्यकर्ता भी होते हैं, तमाम अन्य जैसे रेणु ठाकुर खुद पिथौरागढ़ में है, जो सामाजिक संगठन कर रहे हैं, उसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा सा आगे आके और बेहतर कम से कम राहत और रिलीफ में उसको पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि हर पार्टी का जो भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, चाहे वो NGO में काम करने वाला कार्यकर्ता है, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो समाज से जुड़ा है, जो समाज के लिए काम करता है, वो इस वक्त आगे आया है। और इसमें कहने की बात या सोचने की बात नहीं है, वो सचमुच आगे आए हैं। इसमें कोई भी पार्टी आप देख लीजिए, चाहे भाजपा है, कांग्रेस की तो सरकार है, वो कर रहे हैं सब लोग। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना रिलीफ फंड एक अलग से एक अकाउंट बनाया है, जिसमें चेक के द्वारा या इवन आप RTGS मेरा जो इस वक्त मैं जिस बात पे आपकी वो भी पहुंच रहा है, बहुत सारा ऐसा सामान है जो वहां बट रहा है। मेरी खुद पहाड़ों में बात हुई है, अगस्त मुनि में मेरी बात हुई है, और भी कई जगह जोशीमठ में मेरी बात हुई है कई लोगों से। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ बहुत सारा सामान आया है, जैसे तैसे करके लोग लेके गए हैं। हमारे अपने कार्यकर्ता वहाँ पे बता रहे थे कि जिस प्रकार से वहाँ पे जो सामान है, राशनिंग है, वो मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें हो रही है रहने की, क्योंकि उनके पास छत नहीं है। घर जब आपका डूब गया तो आप रहेंगे कहाँ, वो समस्या है। राशन आपके पास आ गया, लेकिन आप राशन को रखेंगे कहाँ, वो जगह नहीं है। तो उनको एक टेम्पररी जो हाउसिंग है उसकी बेहद सख्त ज़रूरत है इस वक्त पहाड़ में, जो ज़रूरत है जी। और जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है इसके अलावा, वो है कि जो लोग जहां भी मदद कर सकते हैं, तमाम लोगों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। और जिस तरह से सामग्री, राहत सामग्री देहरादून या उत्तराखंड के अन्य जिलों में, अन्य
जहाँ जहाँ उधम सिंह नगर हो, हल्द्वानी हो, जहाँ जहाँ लोग पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाए, लेकिन वो पीड़ित तक पहुँचे, इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता प्रशासन की ही नहीं है, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और अन्य जो संस्थाएं काम करती है उनकी भी है। अरुण श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वाला जो काम है, ये जो दायित्व है, ये जो सामाजिक दायित्व है, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता का हो, चाहे समाजसेवी कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रशासनिक कार्यकर्ता हो, वो क्या आपको लग रहा है कि पर्याप्त मात्रा में वो काम कर रहे हैं, या सिर्फ अभी लोग तमाम दारोमदार सरकार करे, सरकार प्रशासन करे, इस तक यहाँ तक सीमित है? देखिए, जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है, अभी एक कोऑर्डिनेशन, इस पर हम लोग 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी आपदा है तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डिफरेंट एजेंसीज के बीच में होना चाहिए। जो काम सरकार कर सकती है वो उनको करना चाहिए, जो काम एक्सपर्ट एनजीओज हैं और जो लोग स्वयंसेवी संगठन है और राजनीतिक ग्रुप्स है, ये लोग को लेना चाहिए उसका पूरा जिम्मेदारी। और तीसरा, जो लोकल लोग हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं। तब क्या होगा कि 3 एजेंसीज, 3 ग्रुप्स के बीच में ये सारी जिम्मेदारी बंट जाएगी। दूसरी बात जो अभी रेणु जी कह रही हैं कि हम लोग सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ पहुँचाना मुश्किल है, और हम रोड्स को बनाने का प्रायोरिटी पर ले रहे हैं, लेकिन हमारे को जो पता चला है मिलिट्री के थ्रू, वो ये है कि कोई भी सड़क जो मेजर रोड्स टूटी हैं, खास करके पिथौरागढ़ के एरिया में या इधर भी केदारनाथ बद्रीनाथ के साइड में भी, वो 6 महीने से कम नहीं लगेगा उसको इवन बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने में। टेम्पररी सड़कों को टेम्पररी आप तब ना बनाएंगे कि बीच से थोड़ी से सड़क की पार्ट टूटी है, यहाँ तो पूरा स्ट्रेच, पूरा पहाड़ी खत्म पहाड़ के नीचे पहाड़ कहाँ बनाएंगे? वो बिल्कुल आपकी सड़क कहाँ थी वहाँ दिख ही नहीं रही है, वो कहाँ चली गई वो पता ही नहीं है वहाँ पे। ऐसा है, सड़क चली जा चुकी है। अब बात होती है कि आप राहत कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक ही बात है जिस पर हम श्योर कि पिथौरागढ़ में भी और मुक्तेश्वर में 2 जगह मीटिंग चल रही है हम लोग के फ्रेंड्स की, कि इंडिविजुअल्स को हो सकता है बैकपैक पर लेके जाना पड़े जहाँ जहाँ वो पहुँच सके, या आप खच्चरों से भिजवाइए, घोड़ों से भिजवाइए, बिल्कुल पोनी से। मैं अगर पानी बरस रहा है तो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकेगा। ब्रिजेस टूटे हैं तो आप नदी क्रॉस नहीं कर सकते हैं जब तक कि मिलिट्री उसमें टेम्पररी ब्रिज नहीं बनाए, और रोड आपके जल्दी बनेंगे नहीं। लेकिन आप देखिए कि आज कितना दिन हो गया, 7-8 दिन हो रहा है ना। आपको हम दिखाते हैं किस तरह की कठिनाइयां जो लोग इस राहत या रेस्क्यू में जुड़े हुए हैं, आईटीबीपी के अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। 2 वजह से कठिन रहा। एक तो काफी लंबी ड्यूटी हो गई और ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में फोर्स को रिलीफ मिल जाता है, ताजी जो रिप्लेस कर देते हैं जवानों को ताकि नए जवान जो हैं वो ड्यूटी कर लेते हैं। पर इस केस में बिकॉज केदारनाथ एक्सेस में और तो एयर से ही डिप्लॉयमेंट होती है, तो इसलिए वही जो जवान है वही लगातार लगे हुए हैं। और दूसरा वो भी है कि लगातार उनका जो एक्सपोजर हो रहा है, डेड बॉडीज हैं, जो मृत जानवर हैं उनकी लाशें पड़ी हैं, तो उससे भी थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो उसमें होता है। कल भी हमारे 3 जो जवान थे आईटीबीपी के गौरीकुंड में, वो थोड़ा उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको इवैक्यूएट किया गया था, तब तबीयत अभी ठीक है उनकी। जी, और आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारे संवाददाता हेमकांत नौटियाल ने आईटीबीपी के और एयरफोर्स के और कई सारे और जो सेना के अधिकारी हैं उन तमाम लोगों से बातचीत की। कुछ अंश आपको हम इस वक्त दिखा पाएंगे, जो वो अधिकारी हैं, वो जवान हैं जो काम कर रहे हैं ज़मीन पे। पीछे देख सकते हैं हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर ने अभी जो है खाद्य सामग्री और कुछ सामान यहाँ पर लाया है, और हमारे इस ओर जो है यहाँ पर कुछ आईटीबीपी के जवान खड़े हैं और जो बिल्कुल रेस्क्यू कार्य में लगातार लगे हुए हैं, और जो यात्री फंसे हुए हैं उनको बचाने का कार्य वो लोग कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे MK सिंह साहब खड़े हैं जो इस सेकंड कमांड में यहाँ पे हैं, और इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो है किस प्रकार से कितने यात्रियों को बचाया है, इस रेस्क्यू कार्य में इनका जो है कितना योगदान है, क्योंकि आईटीबीपी, आर्मी और
नेशनल डिजास्टर जो टीम है उसको जो है देवदूत का नाम दिया है जैन टीवी ने। और हम पूछते हैं कि इन लोगों से कि किस प्रकार से इन लोगों ने जो है इस रेस्क्यू में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जी सर। हमारा जो ये ऑपरेशन चल रहा है ये 2 जगहों से चल रहा है, एक उत्तरकाशी और एक गंगोत्री। गंगोत्री में जो हमारी टीम है वो गंगोत्री में फंसे हुए यात्रियों को, जो कठिन रास्ते हैं, जो टूट गए हैं, खतरनाक हो गए हैं, जिनके ऊपर चलना काफ़ी जोखिम भरा काम है और ख़ासकर उम्र दराज लोगों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, तो उनको हेल्प करके वो नीचे हर्सिल हेलीपैड तक ला रहे हैं। ये काफ़ी मुश्किल काम है और इसमें अब तक हमने लगभग 2000 से ज़्यादा यात्रियों को हमने अब तक हेलीपैड पे सुरक्षित पहुँचाया है, जिसमें से 1000 से ज़्यादा यात्रियों को आगे सुरक्षित स्थानों पे हेलीकॉप्टर के द्वारा लेके चला गया है। साथ साथ हम यहाँ से हम एक ऑपरेशन लॉन्च किया है हमने, जो उत्तरकाशी से और मनेरी के बीच में जो लोग फंसे हुए यात्री हैं उनको वो लोग अपने फिजिकल हेल्प, अपने शारीरिक सहायता करके उनको उत्तरकाशी लेके आ रहे हैं। सर कुछ जो है मार्गों में भी फंसे हुए हैं यात्री, और जो है आपके जवान जो है मार्ग में भी जो है लगे हुए हैं और मार्ग बनाने का कार्य भी कर रहे हैं और लगातार जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, रस्सियों के सहारे भी लाया जा रहा है। तो सर जो है किस प्रकार से जो है इस आपदा की घड़ी में आप लोग एकजुट होकर आर्मी, आईटीबीपी के जवान किस प्रकार से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं? अगर मौसम ख़राब रहता है सर, आपदा में इस प्रकार से मौसम ख़राब रहता है तो फिर आप लोगों के सामने क्या समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, हम हिंदुस्तान के एक आर्म फोर्स के हैं, इसमें ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है और लड़ाइयाँ हमने देखी हैं और भी कई इससे मुश्किल हालात देखे हैं। तो ऐसे में कोई ये छोटी मोटी अगर मौसम की समस्याएं आती हैं तो हम ज़्यादा परवाह नहीं करते। जितना हो सकता है, जितना बन पड़ता है, हम कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन हमारा बंद ना हो। आपने सुना कि खराब मौसम हो या कुछ भी हो, किस तरह से काम कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के बावजूद भी इन्होंने लगभग 1 लाख लोगों को वहां से निकाला है, रेस्क्यू किया है। और ऐसे कठिन परिस्थिति में शायद ये भारत सेना के, आईटीबीपी के, वायुसेना के जवान ही हैं जिन्हें हमें सलाम करना होगा। और फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं।